रिवाइज कर लेते हैं कि जो केस बनते हैं, है ना, तो अवतल दर्पण में हमने कहा 6 केस है और उत्तल दर्पण में 2 केस है। इनमें से पहला केस है कि वस्तु हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, आकार बिंदु आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा, वस्तु सी के पीछे, सी के परे, बियॉन्ड सी रखने पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर सी और एफ के बीच में। आकार छोटा, प्राकृतिक जो है वास्तविक और उल्टी। फिर यदि सी पर वस्तु रखी है तो सी पर ही बनेगा, आकार समान होगा, वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही रहेगा, ये देखना। फिर अगले जो है कि सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यहाँ तक आप लोग देख लिए। अगला केस मतलब ये हम शिफ्ट करते जा रहे हैं आगे की तरफ। सी और एफ के बीच में, तो इस केस में सी से परे बन रहा है, आकार में बड़ा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। फिर ये केस अगला है, इसमें एफ पे हम वस्तु को रखेंगे तो इसमें जो आपका बन रहा है प्रतिबिंब वो अनंत पे कहीं बन रहा है और अत्यधिक बड़ा बन रहा है। देखो क्या है, नई एनसीईआरटी में जो है उसमें प्रतिबिंब बोल रहा है कि प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, बनता ही नहीं है। लेकिन जो पहले के एनसीईआरटी थी उसमें ये सब लिखा रहता था कि अत्यधिक बड़ा बनता है, बनेगा तो प्रतिबिंब, क्योंकि कहीं प्रतिच्छेद करेगी, अनंत में कहीं जाकर प्रतिच्छेद करेंगी, कई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। और फिर जो स्पेशल केस था वो स्पेशल केस ये था, इसमें हमने क्या कहा, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिया तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये चीज मैंने बताई थी कि इसके पीछे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो इतनी चीजें हमने देखी थी, 6 केस इसके थे, इससे आपके अवतल दर्पण के, और 2 केस हमारे उत्तल दर्पण के थे। उत्तल दर्पण में क्या था कि एक बार हम वस्तु अनंत में रखते थे तो हमारा जो प्रतिबिंब था वो फोकस में बनता था, अब इधर बन रहा है तो आभासी होगा और आभासी के साथ सीधा बनेगा, है ना, बिंदु आकार का है। फिर और अनंत के बीच में कहीं भी रखिए तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में इधर बन रहा है, आभासी है, सीधा है तथा उससे छोटा है, ठीक है। इतने केस हैं, ये केस आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेनी है। क्या टेबल याद करोगे तो कहीं भूल जाएगा, प्रैक्टिस डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो। अब ये क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब आभासी, और हम आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये 8 केस डिस्कस किए, ये 8 केस टेबल है आपके पास, ये बनी हुई है आपके पास, है ना। तो इसको रिवाइज लगातार करते रहता है, रिवाइज से अच्छा मैं तो बोलूँगा बार बार डायग्राम बना के रिवाइज करिए। अब देखिए कभी कभी ये यूज पूछ देता है कि हमारी जिंदगी में ये दर्पणों का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग है बेटा शेविंग मेकअप, चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो जो मेकअप वाला शीशा होता है, शेविंग मिरर होता है ना, जिसे हम दाढ़ी वोड़ी बनाते हैं, शेविंग मिरर या मेकअप मिरर, तो ये कौन सा मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का क्या खासियत है, वो चेहरे को थोड़ा सा और बड़ा दिखाएगा, है ना, बड़ा दिखाएगा और सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा का मतलब क्या है, आभासी, सीधा और आभासी। तो कौन सा केस है ये अवतल दर्पण को जो 6वां नंबर केस है वही वाला केस से ये दर्पण बना था। फिर डेंटिस्ट मैंने बता दिया था, दंत चिकित्सक, तो शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक, टॉर्च और हेडलाइट। अब जो हमारी टॉर्च होती है ना, टॉर्च में 2 प्रकार की चीज होती है, एक तो सामने की तरफ ये होता है और एक ऐसा इस कर्वेचर होता है। तो ये पीछे वाली की बात कर रहा है, ये तो लेंस है,
ये मिरर ये है, ये मिरर का काम करता है। यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये मिरर का काम करता है। तो ये मिरर का काम करता है। तो टॉर्च में और गाड़ी की हेडलाइट में, तो याद रखना, गाड़ी की हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण है, गाड़ी के साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो साइड मिरर होता है, जिसे हम पीछे के वाहन देखते हैं, उसको साइड मिरर कहते हैं, है ना। पार्श्व दृश्य दर्पण, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है, जबकि जो हेडलाइट होती है गाड़ी, उसमें अवतल दर्पण रहता है। कांच में भी अवतल दर्पण रहता है। तो तीन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उत्तल दर्पण में वाहनों का, है ना, साइड जो मिरर है, बड़ा मछली मतलब बहुत सारे चीजों को छोटे उसमें दिखाने के लिए, पहाड़ी रास्तों में इस तरह के बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, तो वहाँ भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये आपके कुछ उपयोग हैं जो दर्पण और आवर्धन मैग्निफिकेशन। इससे क्या है कि हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको पहले आपको इसका डेफिनेशन हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जो की पॉइंट है वो पहले यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करता है। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है कि सब लोग ऐसे आ रहे हैं ना, कन्वर्ज होकर एक बिंदु में चले जाए। तो अवतल दर्पण का काम यही है, वो क्या करता है, कन्वर्ज। जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ये फैलाता है। तो हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण किस प्रकार का है, अभिसारी, और ये अपसारी, है ना। ये वाला सूत्र हमने देखा था, ये क्या है, आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये सूत्र हमने देखा था। ये सारी बेसिक चीजें आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमको साइन कन्वर्जन समझना है कि साइन कन्वर्जन कैसे होगा। अब इसमें ये एक अवतल दर्पण आपको दिख रहा है, अवतल दर्पण दिख रहा है। आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन, जिसको 0,0 कहते हैं, है ना। इसके इधर का एक्स पॉजिटिव होता है, धनात्मक, इधर एक्स नेगेटिव होता है, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, वाई नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो इसी के हिसाब से हम चीजें देखेंगे। तो देखिए, ये आपका अवतल दर्पण रखा हुआ है, अवतल दर्पण रखा हुआ है, बेसिक समझ ले। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हमने 8 केस पढ़े हैं दर्पण के, 8 केस में ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता था, इधर, इधर ही रखते थे दर्पण के सामने। तो मेरे को ये बताओ कि एक्स एक्सिस में ऋणात्मक की डायरेक्शन में है, तो जो यू लिया जाएगा, दो चीज यहाँ पर है जो हम समतल दर्पण में भी सब पढ़े थे, कि कोण से, कोण ध्रुव से या ओरिजिन से वस्तु की दूरी u कहलाती है, तथा प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। समझ गए, वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, v। ठीक है। तो ओरिजिन से यदि कोई वस्तु इधर रखी होगी u, तो 8 के 8 के लिए वस्तु इधर ही रखी थी, मतलब हमारा u हमेशा माइनस होगा, माइनस में लेना है फार्मूले में। यदि बोला है कि ध्रुव से कोई वस्तु 50 मीटर दूरी पर है, तो उसको जब हम फार्मूले में लिखेंगे तो -50 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। देखो, बिंब ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर दर्पण के सामने रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात समझ गए क्यों? क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति में x यहाँ पर ऋणात्मक होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव। ये वो बेसिक वही चीज है। इस तरह ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये कुछ चिन्ह पर पार्टी वाले कॉन्सेप्ट है आपके। ठीक है। अब बिंब की दूरी u हमेशा अवतल दर्पण में भी नेगेटिव होगा, उत्तल दर्पण में भी नेगेटिव होगा। क्यों? तो हमने 8 केस में वस्तु दर्पण के सामने इधरी साइड रखी है, तो सारे ऋणात्मक डायरेक्शन में रखी है, तो माइनस में होगा। लेकिन फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमने देखा था बेटा, अवतल दर्पण में तो फोकस इधर ही गायब बन रहा था, है ना, ऋणात्मक डायरेक्शन में तो माइनस आता था। लेकिन 2 केस जो उत्तल दर्पण की पड़ी थी, उधर फोकस उधर बन रहा था, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था, वहां का केंद्र भी थी, फोकस भी, इसलिए वहां फोकस हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब जहां बनेगा उसके हिसाब से, तो
अवकल दर्पण में हमने 6 केस पढ़ेंगे। 6 केस में से 5 केस में प्रतिबिंब हमारा इधर ही बन रहा था, वास्तविक तथा उल्टा, तो निगेटिव, और जब उधर बनेगा पर्दे के पीछे तब पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उत्तल दर्पण के दोनों केसों में पर्दे के पीछे ही बना है तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये चीज आप बेसिक से ही समझोगे तो समझ में आ जाएगी। याद करने वाली ऐसे कोई चीज है नहीं, है ना? अगर सवाल में उत्तल लिखा है तो फोकस हमेशा पॉजिटिव ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है, कभी निगेटिव नहीं लेना, नहीं गलती हो जाएगी। ये सब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए, ये है आपका बेटा दर्पण फोर्स, मिरर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या है? तो v आपकी है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, ये चीजें आपकी लिखी है, ये प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये चीजें पहले लिख लो, ये चीजें लिख लो, तो चीजें ये लिख लो और वो वाला लिख लो, तो वाइटा लिखो, फिर अपन मिलकर करेंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी, जैसे मैग्नीफिकेशन है ना? तो मैग्नीफिकेशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। मतलब कोई वस्तु की ऊंचाई की होगी और उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी ऊंचाई की होगी, उन दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो आपका क्या कहलाता है? आवर्धन। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आ रही है, HI और HO। HI और HO, तो HI क्या है बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या है? बिंब की ऊंचाई। और बिंब मैंने बता दिया किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, है ना? तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। हमको याद रखनी, समझने वाली बात क्या है? हमने देखा था कि y एक्सिस है। अब यदि वस्तु तो हमेशा ऐसी ही रखती है तो ये धनात्मक में होगी, लेकिन प्रतिबिंब यदि उल्टा बना, नीचे की तरफ गया, तो निगेटिव। बात समझ रहे हो ना? y में वस्तु है तो धनात्मक डायरेक्शन में तो y का मान हमेशा, वस्तु का मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे, लेकिन प्रतिबिंब वो वैरी करेगा। जैसे 8 केस पढ़े हैं तो 6 केस अवतल दर्पण के, उनमें से 5 केस में हमारा वास्तविक तथा उल्टा बना है, तो हमेशा ऊंचाई निगेटिव लेंगे। ये चीज समझने वाली बात है, समझ गए ना? तो ये चीज आप समझेंगे। आवर्धन क्या है आपका? HI/HO। HI का मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का अनुपात, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, -v/u, दूरी के टर्म में। तो ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है, आवर्धन का सूत्र। इसको दोनों आप रिलेशन बना सकते हो। आवर्धन क्या है? मैग्नीफिकेशन क्या है? कि इमेज की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई इक्वल टू -v/u। v और u आप जानते हैं, दूरी क्या है? दूरी प्रतिबिंब की, वस्तु की दूरी। तो ये कॉन्सेप्ट और चीजें आप और डिफाइन कर किया है इसने, है ना? जैसे वैल्यू आ रही है आपकी, मैग्नीफिकेशन यदि 1 आ गया, उसका मतलब क्या है? कि जो वस्तु की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो समान होगी। जैसे कौन सा केस था? जब हमारी वस्तु C पर रखी होती थी तो उसका प्रतिबिंब भी C पे बनता था समान आकार का, तो उस वक्त क्या होगा? मैग्नीफिकेशन 1 होगा, आवर्धन 1 होगा, मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 समान है। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया, यदि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तब क्या निरूपित कर रहा है? और यदि मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया तब क्या निरूपित कर रहा है? इन दोनों डायरेक्शन में यदि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यदि आपका m का मान, जब अनुपात निकालोगे, अनुपात आप निकालोगे HI/HO, इसका अनुपात निकालोगे, और अनुपात निकालने में मान लीजिए आ गया 1.3, 1.3 आया, तो 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा
वो वस्तु से बड़ा बनेगा। इसी प्रकार यदि ये अनुपात हमारा आ गया 0.7, तो ये 1 से छोटा बन रहा है, 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा है तब क्या होगा, जो प्रतिबिंब की आकार है वो वस्तु से छोटा होगा, और यदि 1 आ गया तो समान आकार का होगा। तो ये चीज आपको समझने वाली बात है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या समझा रहा है, तो पॉजिटिव हमेशा क्या दिखाएगा, इसका मान पॉजिटिव नेगेटिव में भी आ सकता है। तो पॉजिटिव यदि आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब है आभासी के साथ सीधा, सीधा बनेगा तो पॉजिटिव है, और सीधा के साथ हम जानते हैं कि आभासी आता है। इसी प्रकार यदि उल्टा बन रहा है तो वाई डायरेक्शन निगेटिव में जा रहा है, तो उस वक्त निगेटिव साइन आएगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल है, इसी से छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे उदाहरण से देखिए, m = -3 का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब उल्टा है, माइनस का मतलब उल्टा है, और 3 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब 3 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा। ये आपको मैनिपुलेशन फार्मूला भी समझना है। अब जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे उसके कुछ आप ब्रह्मास्त्र के रूप में उनको समझ लीजिए। पहला, दर्पण का प्रकार पहचानो, वो दिया रहेगा कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले तो आपको वो पकड़ना है, उससे आपके F, U, V ये सब डिनोट होंगे। फिर ये भी कह सकते हैं कि अपसारी दर्पण है, अपसारी है, तो उसको भी नहीं आपको डिकोड करना है कि अपसारी अपसारी क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हो। सेकेंड, दर्पण सूत्र में 1/v निकालो, और फिर लास्ट में इसको पलटना मत भूलना, क्योंकि हमको v की वैल्यू या u की वैल्यू चाहिए। मैग्निफिकेशन इसको उपयोग करके आप निकाल सकते हो, प्रकृति बताना है, तो ये दो चीजें हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिख सकते हो आप, क्या है मुख्य फोकस, जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, वो परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर जिस बिंदु को मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, इसी प्रकार अपनी शब्दावली बना लो। प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है अपने शब्दों में। फिर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अब कैसे निकालेंगे, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, मैंने कहा था कि बार सूत्र इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर साल आता है क्वेश्चन। अब वक्रता त्रिज्या दी है, तो वक्रता त्रिज्या हम इससे निरूपित करते हैं बेटा r से, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इसकी फोकस दूरी। तो हमने एक संबंध पढ़ा है, क्या संबंध है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 गुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। और इसी को यदि हम इस प्रकार लिखें कि फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो यहाँ से फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या आपको दी है 20/2, तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। आंसर। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल 3-4 लाइन का क्वेश्चन है। इस साल में आप पेपर देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, क्या मतलब हुआ इसका, बिंब वस्तु का सीधा तथा आवर्धित मतलब छोटा प्रतिबिंब बनाए, तो कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसी प्रकार के क्वेश्चन केस इसीलिए याद होने चाहिए, केस में क्यों बोल रहा हूँ कि याद होने चाहिए, दिमाग में बिल्कुल चलना चाहिए कि 6 केस 8 केस कौन सा केस है। अब बिंब का सीधा, तो सीधा कितने में बना है, अवतल दर्पण के 6 केस पढ़े तो एक केस में सीधा बना, और उत्तल दर्पण के 2 केस में सीधा बना, ठीक है। तो उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें बिंब का सीधा, तो सीधा तो 3 केस मिल गए, लेकिन आवर्धित बोल दिया, आवर्धित मतलब बड़ा, तो किसमें बनता है, अवतल दर्पण का जो स्पेशल केस था 6वां नंबर वाला,
उसमें बनता है। इसको मैंने बताया था कि दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। सेविंग मिरर वही है, हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा। आवर्धित मतलब बड़ा, तो सीधा तथा आवर्धित वस्तु से बड़ा बनता था, छठवां नंबर पे। तो ये दिमाग में आपको चलना चाहिए बेटा, ये प्रैक्टिस आपको करना है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को स्पष्ट दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? अब बताइए, उत्तल दर्पण को ही हम स्पष्ट दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो दो प्रकार के दर्पण हमने बताए थे। मैंने कहा कि आप बेटा, एक दर्पण है आपका अवतल दर्पण, एक दर्पण है आपका अवतल दर्पण, एक दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि ये अभिसारी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? अभिसारी। ये चीजों को क्या केंद्रित कर देता है, अपनी तरफ केंद्रित करेगा, जितनी किरणें आएंगी सब केंद्रित होगी। और ये क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ये अपसारी प्रकार का होता है, अपसारी प्रकार का, है ना। अब हमको क्या है कि दर्पण से पीछे का जो एरिया है वो बहुत इनलार्ज बैकग्राउंड के रूप में चाहिए, क्योंकि यदि हम नॉर्मल दर्पण यूज करेंगे तो एट अ टाइम एक ही ट्रक दिखेगा या एक ही बाइक दिखेगी, जबकि हमको पीछे बहुत सारी चीजें देखनी है, बाइक भी दिखे, ट्रक भी दिखे, अगल बगल की रोड भी दिखे, है ना। तो उसमें हमको क्या है? डाइवर्जिंग नेचर चाहिए, बड़े से बड़ा एरिया कवर हो, डाइवर्जिंग नेचर। तो डाइवर्जिंग नेचर किसका है? उत्तल दर्पण का। डाइवर्जिंग नेचर किसका है? उत्तल दर्पण का। मतलब ये डाइवर्ज एरिया को कवर करके आपको छोटी स्क्रीन में ले आके दिखाएगा, बड़े से बड़े एरिया को छोटी स्क्रीन में भी लाके दिखा देगा। इसलिए हम इसको उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण अपसारी प्रकृति का होता है, ये बड़े क्षेत्र को एक छोटे पृष्ठ पर लाकर उतार देता है या प्रतिबिंबित कर देता है। ये शब्दावली आपकी खुद की है, इतना अच्छा आप लिखते हो। तो ये 4 क्वेश्चन थे। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले वहां की पॉइंट मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है? पॉइंट। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। पहला पॉइंट मिला कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दी हुई है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो बस क्या है? ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाइए। ये उत्तल दर्पण हमने बनाया, ये पॉलिश कर दिया, पॉलिश किया, ये हमने ऊपर चिप खींच दी। अब हम जानते हैं कि इसका फोकस भी इधर होगा, इसका वक्ता केंद्र भी इधर होगी। फोकस भी इधर है, वक्ता केंद्र भी इधर है। आपको क्या बोला है? उत्तल दर्पण हमने बना दिया। फिर वक्रता त्रिज्या r है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? r कितनी दी है बेटा? 3 मीटर। अब मेरे को ये बताओ कि वक्रता त्रिज्या किधर की तरफ होगी? हमको पता है कि वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या होती क्या है? ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये धनात्मक डायरेक्शन है, मतलब ये प्लस में होगी। तो ऑलरेडी प्लस है, तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। पहली चीज। दूसरी चीज, बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, तो जो यू लेती थी, यू क्या था? दर्पण से वस्तु की दूरी, और वस्तु हमेशा दर्पण के सामने इधर तरफ होता है, तो ये डिस्टेंस, ये क्या है? यू। यहाँ पर हमारी कोई बस है, ये हमारी बस है, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में है? तो वस्तु हमेशा, क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऋणात्मक डायरेक्शन में होती है, तो वस्तु सदैव आप माइनस लोगे। तो वस्तु क्या है? यू क्या है? माइनस का कितना मीटर? 5, माइनस का 5 मीटर। दो चीज आपको मिल गई, दो चीज आपको मिल गई, और कुछ दिया है? बस इतनी ही चीज दिया है। अब आप
क्या करेंगे यहाँ पर दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये आपका दर्पण सूत्र हमने लिख दिया। अब हमको यहाँ क्या क्या चीज चाहिए, u तो है हमारे पास, अब ना f है ना b है, तो आप बताओ क्या मैं इस पॉइंट से f निकाल सकता हूँ? हमारे पास संबंध है ना, क्या संबंध क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ये 2 गुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। तो यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या 3 है, 3/2 मतलब 1.5 मीटर। तो ये आपको क्या आ गया f, f मिल गया आपको, u है आपके पास, तो v आप निकालोगे। तो रखो यहाँ पर 1/f, f क्या है 1.5 बराबर 1/u, u क्या है आपका, तो u आपका यहाँ हुआ है -5। अब यहाँ पर यह ध्यान देना ये चीज, अब उसने ही नहीं कहा, उसने क्या कहा था 5 मीटर, उसने कहीं माइनस नहीं लगाया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ चिन्ह लेके आना है। और यही इन क्वेश्चनों की एक डायमेंशन है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने चिन्ह पर पार्टी में जोड़ दिया है, उसको बार बार रिवाइज करना कि चिन्ह हम कैसे यूज करेंगे। -5 लिए, यहाँ से b हम निकालेंगे, b निकालिए। अब इसको इधर लेके आओ, तो ये 1/5 है, इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, है ना, इसको 3/2 लिख सकता हूँ। तो इसको डेसिमल हटाऊंगा, ये 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 क्या 15, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, 2/3 ये हो गया, ये इधर आया चल के तो प्लस हो गया, क्योंकि -1/5 बराबर 1/b। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 5/3 का होता है 15, 3 × 15, 5 × 10, 5 × 15 3, 1/b। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या आ गया 13/15 बराबर 1/b। अभी b का मान नहीं आया, 1/b है, रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b का मान क्या आएगा आपका, b का मान आएगा आपका 15/13, 15/13। इसको तुम उसमें भी हल कर सकते हो, इसमें दशमलव में 15 13 से भाग दे दो, 13 × 13 2 गया, दशमलव में गया, फिर 13 × 13, फिर 7 13 × 65, तो लगभग 1.15। तो ये तुम्हारा सबसे पहला आंसर आया क्या, बी 1.15। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, क्या क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है तुम्हारा 1.15 प्लस का है, प्लस का है मतलब इधर ही बनेगा। और हमको पता भी है कि उत्तल दर्पण में 2 केस है, दोनों केस में इधर ही बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दर्पण से 1.15 मीटर दूर बनेगा प्रतिबिंब। फिर प्रकृति, प्रकृति क्या है भाई, प्रकृति क्या है, तो सीधे से हमको पता कि उत्तल दर्पण में प्रकृति क्या होती है, आभासी, आभासी प्रकृति है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा तथा साइज। अब साइज को निकालना है, तो साइज निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो मैं यहाँ से छोटा सा करता हूँ या मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है, उससे कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या बोलता था, मैग्निफिकेशन में 2 फार्मूले थे, एक था HI/HO, एक था -B/U। तो I HI और HO का तो काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई तो दिया ही नहीं, तो इसका तो काम नहीं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं F बराबर -B, B का मान कितना है 1.15, या आप इसको भी दे सकते हो 15/13, डायरेक्ट यही ले लो 15/13। और U क्या है आपका, U क्या है आपका -5, इसको हल करो, जरा कम कर रही है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये -15 और 13 नीचे जाएगा, तो नीचे ऑलरेडी -5 है, तो माइनस से माइनस घटा, 5 × 15, n बराबर 3/13। अब 3/13 को हल करो, 3/13 को हल करोगे तो 0.something आएगा, कुछ 0.something कुछ भी आएगा, कर लो ना, 4 13 से करो,
भाग रहे हैं 30 13 दूनी 26 4 13 3 39 2 3 ये आपका मैग्निफिकेशन आया। और हमको पता है जब मैग्निफिकेशन कितना हो 1 से कम हो, ये 1 से कम है तो क्या होता है, जब मैग्निफिकेशन 1 से कम है तब क्या होता है, छोटा होता है। 1 से कम है बेटा, 1 से कम है ना, छोटा होता है। और ठीक है, यहाँ तुरंत केस भी याद करा करो ना। उत्तर दर्पण में 2 केस बने थे, दो केस बने थे उत्तर दर्पण में। पहले केस में क्या हुआ था, जब अनंत में रखी थी वस्तु, फोकस में बन रहा था बिंदु आकार का। दूसरा केस क्या हुआ था, ध्रुव तथा अनंत के बीच में, तब कहाँ पर बना था, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, लेकिन वस्तु से छोटा। तो जब केस ही नहीं है बढ़ेगा तो बड़ा बन कैसे जाएगा। सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। 1.4 नंबर का सीधे ये क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर है। इसलिए कहता हूँ फ्री के नंबर है क्योंकि ना कुछ याद करना, भाई बड़े नंबर है उसमें लिखना है, 1 पन्ना 1.5 पन्ना लिखना है, इसमें बस उसको सॉल्व कर देना है। पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कटते नहीं है। उसमें क्या है, थ्योरी वाले क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं। इसमें कहीं नंबर अगर आपके एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, पूरे में पूरा नंबर देगा। जैसे न्यूमेरिकल है बेटा, ये न्यूमेरिकल हर साल आते हैं।